वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज प्रोग्राम की शुरुआत में एंड ऑल थ्रू मैं आपके साथ शेयर करती रही हूँ कि आज आपकी एक बहुत ही अमेजिंग और यूनिक पर्सनालिटी से मुलाकात हम करवाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहाँ पे आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाए और आपको इतने मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में लाने हों और इन सब और उनके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आए और उन प्रॉब्लम्स को भी फेस करना, अपना वक्त, अपना टाइम लोगों को डेडिकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, बल्कि अपनी बॉडी को जो है वो डोनेट कर देना वेरियस जगहों पे ताकि लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें, बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है इस पूरी प्रोसेस से गुजरना, फिर भी मुस्कुराना और ये कहना कि माजूरी ना तो मुसीबत है और ना ही एंड ऑफ लाइफ है। मैं किस पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ, आइए देखते हैं। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सरगोधा की सरजमीन पर आंख खोलने वाले अमजद सिद्दीकी जमाने तालिब इल्मी से ही मेहनती थे। कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद मकामी बैंक से अपने करियर का आगाज किया। इसी दौरान सऊदी अरब के एक बैंक से मुलाजमत की पेशकश हुई तो वो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए दयारे गैर रवाना हो गए। अमजद सिद्दीकी की जिंदगी कामयाबी के साथ रवां दवां थी। उनकी आंखों की जीनत बनने वाले तमाम ख्वाबों को ताबीर मिल रही थी, मगर एक रोज एक खौफनाक हादसे ने उनके ख्वाबों को धुंधला कर दिया। अमजद सिद्दीकी के इरादे चट्टान से भी ज्यादा मजबूत और हौसले हिमालय से भी बुलंद निकले। वो माजूरी के बायस अपनी जिंदगी की नाहमवारियों और मुश्किलात के सामने कोहे गिरा साबित हुए। बैंक सर्विस में मुसलसल 18 घंटे काम करके उन्होंने ये साबित किया कि वो किसी भी तरह से नामुकम्मल नहीं। 1992 में खुद मुलाजमत को खैरबाद कहा और अपने कारोबार की दाख बेल डाली। सख्त मेहनत, लगन और ईमानदारी को अपना शियार बनाया। अमजद सिद्दीकी अपने जैसे लाखों अफराद के लिए उम्मीद और हौसले की किरण हैं। वो पाकिस्तान का परचम थामे व्हील चेयर पर 52 मुल्कों का तनहा सफर कर चुके हैं। कई मुल्कों के सरबराहान उनसे मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने खुद को दुनिया भर में स्पाइनल इंजरी पर होने वाली तहकीक और इलाज में पेशरफ्त के लिए वक्फ कर रखा है और इस सिलसिले में 30 से जायद ऑपरेशंस करवा चुके हैं। माजूरी के बावजूद कामयाब और काबिल रश्क जिंदगी गुजारने वाले अमजद सिद्दीकी को कई मुल्की और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया है। अमेरिका के एक इदारे ने तो उनकी कामयाबियों के एतराफ में उन्हें 1 in million का खिताब दिया है। अमजद सिद्दीकी ने अपनी मेहनत और हिम्मत से ये साबित कर दिया कि वो वाकई लाखों में एक हैं। उनकी जिंदगी काबिल तारीफ भी है और काबिल तकलीद भी। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम सलाम। व्हाट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी माशाल्लाह से, और ये स्टोरी कंटिन्यू कर रही है इंशाल्लाह। बहुत कम लोग होते हैं अमजद साहब जो अपनी लाइफ टाइम में ही बहुत रिकग्निशन हासिल करें और जिनको बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिले। शायद आपने अगर ये सारा कुछ ना माजूर ना होते हुए किया होता तो शायद रिकग्निशन ना मिलती। जी जी। लेकिन आपकी ये जो सेइंग है, मैं इसी से बात करना शुरू करना चाहूँगी कि माजूरी मुसीबत भी नहीं है और ना ही ज़िंदगी का एंड है, एंड ऑफ लाइफ है। इस पे ये आप क्यों कहते हैं? बहुत से लोग तो गिव अप कर जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। एक्चुअली जो है ये इंसान पे ख़ुद डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेता है। मैं शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट से पहले ही काफ़ी एक्टिव था, मोटिवेटेड था और मेरे कोशिश, बल्कि मैं उन दिनों एक अखबार का एडिटर भी था। हालांकि मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कॉलेज के टाइम में एक सरगोद भलवाल से एक अखबार निकलता था, ज़रब मुजाहिद, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं उसमें एज एडिटर काम करता था। हालांकि स्टूडेंट था, तो इसके अलावा मैं कॉलेज में भी, कॉलेज यूनियन में भी और कॉलेज सोसाइटी में भी बड़ा एक्टिव था। और इसके अलावा मैं अपने इलाके का सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में एक नामानिगार भी था, बहुत ज़्यादा लिखता था शुरू से। उन दिनों मेरी बुक्स भी आईं, हालांकि मेरे प्रोफेसर जो है मेरा मजाक उड़ाते थे, यार बुक्स का नाम था आप और आपके बच्चे, और उसके बाद कहते हैं यार तुम तो अभी खुद बच्चे हो, तुमने क्या लिखा है ये।
तो उन्हीं दौरान बल्कि एक मेरी बुक्स थी जन्म जन्म की प्यास, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर पिक्चर भी बनी उस दौर में। ये 90 मैं बात कर रहा हूँ 87 की, अच्छा अब हम 87 में आ गए, मैं जरा 40 नहीं सॉरी 78 की, सॉरी 78 क्योंकि 81 में तो फिर एक्सीडेंट 81 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मेरा एक्सीडेंट एग्जैक्टली हुआ क्या अमजद साहब? बहुत से वो तो ना, ये आई नो कि आप बड़ी दफ़ा ये बात बता चुके होंगे, जो पीटीवी के व्यूअर्स नहीं जानते, अगर आप कंफर्टेबल फील करें, बिल्कुल बिल्कुल मैं ज़रूर एग्जैक्टली बताऊंगा। व्हाट हैपेंड, सच एन एक्टिव पर्सन, सच अ कॉन्शियस पर्सन, जी जी जी, व्हाट हैपेंड? मैं मदीना शरीफ से आ रहा था कि अचानक जो है ना मेरी गाड़ी में कुछ साउंड हुआ, और उसके बाद जो है ना गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी जो है वो उलट गई। उन दिनों रोड भी अच्छे नहीं होते थे। जो मैं यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि जब गाड़ी उल्टी मैं बड़े होश में था, हर चीज़ जो है आई कैन फील डैट, मैंने गाड़ी का हॉर्न ब्लो किया है और लोग आए उन्होंने मेरी हेल्प की है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई है कि उन्होंने मिस हैंडलिंग की है। यही बात जो डॉक्टर जी। खालिद जमील मॉर्निंग शो इधर कितनी जी। दफ़ा आके व्यूअर्स आपको बता चुके हैं, बिग ब्रदर, कि ये जो एक्सीडेंट के बाद के फ़ौरन के कुछ लम्हे होते हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। एग्जैक्टली और अगर आप गलत तरीके से निकाल दें तो आप स्पाइन को तोड़ सकते हैं। यही कुछ हुआ है। तो उसके बाद मुझे उन्होंने मकसद खींचा गाड़ी से, उसके बाद गाड़ी में डाला और मुझे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। इवन हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो मैं बिल्कुल, मेरे पाँव हरकत करते थे, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। तो जो थे हॉस्पिटल का तकरीबन आप कहेंगे 90% जो स्टाफ था मुझे बड़ा अच्छी तरह जानता था। मैं बैंक में जॉब करता था उन दिनों, और बैंक के लोग जो है अक्सर जो हॉस्पिटल में थे मेरे पास आते थे और मेरे साथ जो है ना गपशप लगती थी, और उनकी ट्रांसफ़र जो है पेमेंट्स मेरे थ्रू जाती थी, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जब उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में देखा तो कहते हैं क्या हुआ तुम्हारे साथ ये वो, तो डॉक्टर्स आए, डॉक्टर भी बड़े अभी भी आप कॉन्शियस थे? बिल्कुल ठीक ठाक था अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब जो आए हैं मुझे कहते हैं कि यार तुम क्या लेने हो यहाँ पे आए हो, तो मैंने कहा जी मेरे साथ तो ये हुआ। कहते हैं ओके इंशाल्लाह। तो उन दिनों जो है ना मेरे एक मैनेजर थे, डिप्टी मैनेजर, वो छुट्टी पे थे, तो मेरे पास ही चाबी थी, सेकंड कीज़ जो होती है बैंक्स की, ट्रेजरी की, वही मेरे पास थी। तो मैं बड़ा परेशान था कि यार मुझे ये चाबियाँ देनी हैं, तो मैं ये चाबियाँ दे के फिर आ जाता हूँ। आप देखें ज़रा कि मैं बेड पे लेटा हूँ और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि मैं बैंक जाके चाबियाँ दे के फिर वापस आ जाता हूँ, अगर आप मुझे हॉस्पिटल में रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमने आप बैंक फ़ोन कर दिया है, तो कोई आएगा तो ले जाता है। थोड़ी देर बाद आदमी आया, मैंने उसको चाबियाँ दे दी। उसके बाद एक इजिप्शियन डॉक्टर था, मुझे जानता था अच्छी तरह, दोस्त ही आप कह लें, तो वो कहता क्या हुआ तुम्हें? तो उसने कहा कि पाँव उठाओ। पाँव उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था कि सब कुछ। कहता ओके लेट्स मूव, कि मुझे नीचे बेड पे मेरी टांगे उसने नीचे की, तो उसने कहा चलो चलते हैं। अब वो जो चलना था वो मेरे लिए जो है ना आज परमानेंट डिसेबिलिटी बन गई। वो चला हूँ तकरीबन मेरा ख्याल के 2-4 मीटर ही चला हूँ और मैं गिर गया हूँ। हुआ क्या था कि मेरी स्पाइन जो है ना वो ब्रेक हुई थी, कार्ड से ही था, लेकिन जब मैंने मूव किया है तो उसने उसको डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। और यहाँ पे ये आती है कि उन्हें चाहिए था पहले एक्सरे करते, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते और फिर जाकर ये, जो कि वहाँ पे नहीं हुआ। यानी 100% डॉक्टर की केयरलेस मिस्टेक की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन उस दौर में आप क्या कह सकते हैं, ये नसीब की बात है। तो उन्हीं दिनों जो है ना जब मैं देखें ना, हमारी मुनीबा मज़ारी हमारे पीटीवी का भी बड़ा जी जानता हूँ, इम्पोर्टेंट जी हिस्सा है, अहम हिस्सा है। उनकी भी अगर आप सिचुएशन देखें, मिस हैंडलिंग एक्चुअली अमजद साहब किसी भी स्टेज पे हो सकती है। कभी कभी सिंपल फ्लू का केस निमोनिया में टर्न कर जाता है बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। तो कभी कभी व्हाट कैन यू से, आई मीन यही कहा जाता है, नसीब की बात है। अच्छा, अब आपको पता चला कि अब आपकी स्पाइन जो है वो डैमेज हो गई है, तो उसके बाद मुझे एक बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे पाकिस्तानी, वो मेरे पास आए, तो कहते हैं यार यंग आदमी हो, बड़ा अफसोस हुआ मुझे आपको देखकर, काश मेरा दिल चाहता है कि आप जैसे पेशेंट को मैं शूट कर दूं। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैंने सही कहा है, इसका अंदाज़ा तुम्हें उस वक्त होगा जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में हो, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि जो कुछ इसने कहा है ये इसको मुझे गलत साबित करना है। सॉरी, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें शूट कर दूं, शूट कर, नट तुम्हें शूट कर दूं, कि आप जैसे पेशेंट को शूट कर दूं। कि जो लोग पैराप्लीजिक हो जाते हैं, जो क्वाड्रिप्लीजिक हो जाते हैं, उनको शूट कर दूं कि उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल जो है फिनिश हो जाती है। बल्कि वो माशरे के लिए प्रॉब्लम है, दोस्तों के लिए प्रॉब्लम है, घर वालों के लिए प्रॉब्लम है, सब के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन उसी वक्त मैंने डिसाइड किया नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे इसके लिए जो है ना करना है।
यही वो बात है जो मैं पहले कर रही थी व्यूअर्स, कि हम सोचे समझे बगैर फजूल बातें अपने मुंह से बकते Exactly, हैं, जी, बोलते जी। नहीं है, बकते हैं। और ऐसी नेगेटिव चीजें, हाय बेचारा, आपके साथ ऐसे भी जी, हुआ जी, होगा जी, सर, बहुत कि बहुत आप दफ़ा बैठे हुआ। होंगे, साथ एग्जैक्टली। बैठे होंगे जी, और जी। फैमिली वालों से बात हो रही है कि हाय बेचारा क्या होगा अब इसका, जी, मतलब जी, क्या ऐसा ही बनेगा। हुआ। और लोग, मैं हैरान होती हूँ लोगों की इनसेंसिटिविटी पे। मैं अभी हॉस्पिटल में ही था तो मेरे उन दिनों मेरी मंगनी हुई थी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मेरा मदीना जाने का एक जो मकसद था वो ये था कि मैं फ़ील कर रहा था अनकंफर्टेबल। जिस दिन से मेरी मंगनी हुई थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा था। एक दिन यानी जिस दिन मंगनी हुई उस दिन रात की बात है, मैं लेटा हूँ तो मैं सुबह उठता हूँ, देखता हूँ कि सीलिंग फ़ैन मेरी टांगों के दरमियान पड़ा हुआ है। तो मैं हैरान हुआ कि ये कैसे आया। तो देखा तो ऊपर से गिरा है और कब गिरा है मुझे नहीं पता। हालांकि उन दिनों वो बड़े भारी पंखे होते थे, कम से कम 20-25 किलो का होता था। वो नीचे बड़ी जो है ना उसकी वो नीचे का हिस्सा काफ़ी जो है ना शार्प होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने कुछ ड्रीम्स देखे, बड़े खौफनाक किस्म के थे। तो मैंने सोचा मदीना शरीफ जाता हूँ तो मैं भी जो है ना रिलैक्स हो जाता हूँ। और वापसी पे ये जो है ना मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया। तो जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे जो थे होने वाले जो ससुर थे उन्होंने मुझे ख़त लिखा, यार तुम्हारी नौकरी का क्या बनेगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मैं हॉस्पिटल में हूँ कि ये मुझे पूछे आपका क्या हाल है, सेहत कैसी है, मुझे ये पूछ रहा है कि तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ। तो आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। तो एनीवे मैंने कहा कि मैंने उसको जवाब ही नहीं दिया उस ख़त का, ऑनेस्टली मैं आपको, क्योंकि उन दिनों ख़तों का ही चक्कर होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा कोऑपरेट किया डॉक्टरों से, उससे इतना कोऑपरेटिव पेशेंट था कि वो बेस्ट पेशेंट मुझे ना हॉस्पिटल में कंसिडर करते थे। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल में अलाउड नहीं होता कि आप कुछ कुक कर सकें। आपको खाना तो हॉस्पिटल वाले देते थे। आप बिलीव करें कि स्टोव एवरीथिंग हमारे बेड के नीचे होती थी और हम खुद कुक करते। सालन बना रहे होते थे। सालन बना के मर्ज़ी के वहाँ पे खाना होता था अरबों का, और हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना चीज़ें बनाते थे और ये वो। और वो जब कोई आता था तो हम उसको छुपा हमसे देते। मुराद कौन, आप और कौन था आपके साथ? वहाँ पे जिस कमरे में था हम 2 पेशेंट थे, उनके साथ अटेंडेंट था, मैं तो अलोन ही था। तो वो जो था ना वो अटेंडेंट वो काफ़ी हेल्प करता था, वो सब कुछ मैनेज करता था ये वो। फिर वो मैट्रन्स आती थी, हमारे चूल्हे ले जाती थी, What फिर मैं about your वापस आ family? जाती। आपकी फैमिली किधर थी इस सबके बाद? मेरी फैमिली यहाँ पे पाकिस्तान में थी, ये सऊदी अरब की बात है, सऊदी अरेबिया नहीं में। वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या फैमिली आई, नहीं आ पाई क्या? फैमिली जो है ना, मेरे वालिद साहब आए थे तकरीबन जो है ना 15 दिन के बाद। मैंने किसी को बताया ही नहीं था। अब भी यही हालत है कि मैं किसी को बताता नहीं हूँ। मैं रिसर्च के लिए भी जाता हूँ, किसी को नहीं पता होता कि ये कहाँ गया है, कहाँ गया, बिल्कुल नहीं बताता। मेरे शुरू से ये है कि किसी को मत बताओ जब तक कि आपका काम कंप्लीट ना हो जाए। तो उसके बाद जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, रिहैबिलिटेशन की तरफ तवज्जो दी। जो काम आम लोग 10 दिन में करते थे मैंने वो 2 दिन में किया। और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और मैंने देखा है डॉक्टर उसी पेशेंट से ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं जो उनके साथ कोऑपरेट जो उनके करता है, साथ कोऑपरेट करता है और वो जो कहता है ना चढ़ाई और लिसन करता बदतमीजी है। नहीं जी करता। जी जी जी। अच्छा हम साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रेज की कि आपकी इंगेजमेंट थी और उनका एक लेटर आया, फिर उस रिलेशनशिप का क्या बना, क्या फिर आगे शादी हुई नहीं हुई, अब लाइफ किस स्टेज पे जी, पहुंची जी। और ये जर्नी कैसे कंटिन्यू हुई, हम शेयर करेंगे। हमारे साथ रहेगा व्यूअर्स, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के किसी भी टफ टाइम, किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते बल्कि उसको चैलेंज समझ के उसको ओन करते हैं। अमजद साहब भी कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी हैं। ब्रेक से पहले तक तो हमें उनसे यही पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, आफ्टर केयर के स्टेज में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ये शिफ्ट हो गए, इनका इतना लाड प्यार था विद द डॉक्टर्स एंड विद द अटेंडेंट्स एंड एवरीवन के उनको मतलब सऊदी अरेबिया के हॉस्पिटल में उन्होंने Exactly. इजाज़त दे दी कि वो अपनी कुकिंग भी कर लें, क्योंकि Exactly, ऑब्वियसली जी। बड़ी लंबी जी, जी, एक रिकवरी का जी। स्टेज था। आपकी मंगनी हुई भी थी, जी जी। फादर इन लॉ का वो जो खाता है उस पर हम भी काफ़ी ज़रा हुए परेशान, बट आई गेस चलो जिस बाप ने अपनी बेटी आगे देनी है
वो तो देखते हैं जी, बिल्कुल वो देखते तो हैं। देखेंगे। तो उस जी। मंगनी का फिर क्या हुआ? वो मंगनी ख़त्म होगी, बल्कि उसमें मेरे पेरेंट्स ने भी ख़ासी किरदार अदा किया कि उसको ख़त्म किया जाए, तो वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद मैंने सोचा कि एक मेरे अंदर और वो कहते हैं ना कि कुब्बे नू किसी ने लत मारी थी, कुब्ब निकल गया सी। तो ये चीज़ें मुझे हिम्मत दे रही थी, मेरे अंदर एक वलवला पैदा हो रहा था कि नहीं, अब मुझे ये सब चीज़ें गलत अच्छा, साबित लेकिन करनी मुझे है। सच्ची जी बताएं, आपका क्या दिल था कि वो एंगेजमेंट टूटे? नहीं, मेरा मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं था। मैं नहीं। चाहता था कि मैं कुछ करूं, मैं अपनी दोबारा नॉर्मल लाइफ के अंदर आऊं, क्योंकि मेरे पास कुछ अमेरिकन डॉक्टर आते थे, बल्कि उन दिनों मेरे पास एक लेडी आती थी, वो मेरी जो है ना डॉक्टर थी। और वो लेडी टिल टुडे मैं उसको उनको माँ समझता हूँ। उन्हें मुझे लीगली तौर पे डिक्लेयर किया है आई एम हर सन। अमेरिकन हैं वो, और अभी मैं जाता हूँ उनसे मिलता हूँ। उनका नाम वरना है, शी इज़ नाउ अबाउट 85 ईयर ओल्ड। माशाल्लाह, तो अल्लाह यूज़ ज़िंदगी टू था कि मैं उनसे मिलता, और उनकी ये जो है ना, मैं आपको यहाँ ही बताऊँ कि एक पोजीशन ये आई थी कि उसने मुझे कहा कि मेरी बेटी है, वो विलिंग है कि तुमसे वो शादी कर ले। ये अभी मैं हॉस्पिटल में ही था, उस वक्त की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आया, अपनी नॉर्मल लाइफ में आया, हॉस्पिटल से निकला, मैंने लंदन चला गया रिहेबिलिटेशन के लिए। मैंने वहाँ पे रिहेबिलिटेशन ली, और रिहेबिलिटेशन जो एक लॉन्ग टाइम के लिए होती है, मैंने बड़ी शॉर्ट टाइम में उसको कवर किया। बट ये तो बहुत महंगा होता है सब कुछ। अमजद साहब, सॉरी, ये पूछना बनता है क्योंकि बहुत से लोग जो अभी देख रहे होंगे वो कहेंगे मगर देखिए, रिहेबिलिटेशन महंगा नहीं है, रिहेबिलिटेशन यहाँ भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है ना कि पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते अपने बच्चों से। किसी के यहाँ कोई बच्चा बेचारा माजूर हो जाता है या माजूर या पैदा हो पैदा जाता होता है, है तो वो तो उधर पिटने पड़ जाते वो हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये हम बेकार हो गया इसको। बल्कि अब तो हमारे मुआशरे में ये है कि अगर कोई छोटा बच्चा जो है वो काला पैदा होता है तो उसको भी एक कोने में लगा देते हैं। ये है डिस्क्रिमिनेशन, और घर से ही ये शुरू होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये चीज़ें अगर वो शुरू से ही उसको एक्सेप्ट कर लें, उसकी रिहेबिलिटेशन घर से ही हो सकती है। क्या भाई उसकी देखिए, हमारे एक्सरसाइजेज हैं। लुजीना एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। शी वाज बोर्न डिफरेंटली एबल्ड। जी जी बिल्कुल। उनकी मदर फौजिया और उनके फादर, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन, शहीद हैं वो उनके फादर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अमेजिंग पीपल। और जिस तरीके से लुजीना की केयर की, और अब लुजीना बीइंग इन व्हील चेयर अपनी मदर की केयर कर रही हैं, जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है आजकल कैंसर एग्जैक्टली की। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। उनकी मदर ने उनको उनका इतना साथ दिया कि आज वो बच्ची खुद व्हील चेयर में होते हुए अपनी माँ की खिदमत कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल दिस इज दीज आर आवर रियल लाइफ हीरोज, यू आर आवर हीरो। ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं नॉर्मल लाइफ में आ गया तो मैंने वर्ल्ड टूर किया 52 कंट्रीज़ का। मैं उसके अलावा मैंने तकरीबन 1500 के करीब रिहेबिलिटेशन सेंटर विज़िट किए। मेरा मेन ये मकसद था कि मैं लोगों की लाइफ को देखूं और उनके साथ एक्सपीरियंस शुरू करूं। और मेरा था कि अपने मुल्क में जो मेरे जो हैं बेचारे लोग हैं मेरी तरह, वो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं आते हैं, डरते हैं, कोई उन्हें बेचारे सख्त तो करने नहीं है वाला जो नहीं। आज जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो बेचारा वाला सीन तो बिल्कुल आपका तो कम से कम बिल्कुल मैं नहीं तो है। अल्हम्दुलिल्लाह ना नहीं है ना, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं ना। तो मेरी था कि मैं उनको लाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरा ख्याल हज़ारों के हिसाब में पेशेंट को हॉस्पिटलों से मैंने निकाला है, उनको जो है ना मोटिवेट किया कि भाई आप आएँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। फिर उसी दौरान जब मैंने वर्ल्ड टूर किया, वापस आया, तो मुझे तकरीबन 263 प्रपोजल्स आई शादी के लिए। तो अब आप देखें ना कि एक जो है उसको तोड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का मुझे इतना सिला दिया कि 263 प्रपोजल आए, और जो मैंने वालदैन को उसमें से 10 जो है सेलेक्ट करके दी। मैंने कहा जी इन 10 के साथ किसी के साथ भी कर दें। तो 10 में जहाँ उन्होंने पहले शुरू की वहीं पे उन्होंने कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी फाइन, गोइंग वेरी वेल। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो मैंने जो है ना हमेशा ये हर एक चीज़ को और चैलेंज, बाय द वे, इनके 2 बेटे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक 2 ए लेवल बेटे कर हैं। रहे जी जी हैं और एक ओ लेवल कर रहे हैं। जी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अपने बायोलॉजिकल बच्चे हैं, गोद लिए हुए जी बच्चे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने जी इनके जी बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यू सी, सॉरी अमजद भाई, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी व्यूअर्स को कि आप लोग ये जब एक इस किस्म का स्टेज आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ओहो बच्चे, फैमिली, कल को क्या होगा। आप एक परफेक्टली नॉर्मल, जिनका वर्ड मैंने खुद एग्जैक्टली इस्तेमाल बिल्कुल किया, जी ज़िंदगी जी गुजार सकते हैं अगर आप लोग गुजारने दें तो। एग्जैक्टली प्रॉब्लम किसी डिफरेंटली एबल्ड इंसान की नहीं होती, प्रॉब्लम बाहर वालों की होती है, जी अपने घर वालों की होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तकरीबन जो है ना सऊदी अरेबिया में 22,000 नॉर्मल लोगों के साथ व्हील चेयर पर जो है मैराथन में हिस्सा लिया। एंड क्योंकि मैं व्हील चेयर पर था इसलिए मुझे वो कंसिडर नहीं कर सकते थे, बट आई वाज द विनर उसमें ही। और उसके अलावा जो है ना सेवरल जो है ना जितने भी कंपटीशंस हुए हैं मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह विन किया है। उसके अलावा मैंने अपनी लाइफ को डोनेट किया है।
आई वॉज द फर्स्ट पर्सन कि उन्होंने एज ए पैरा वॉकर के ज़रिए मुझे चलाना शुरू किया। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। और उसके बाद जो है आई वॉज द फर्स्ट पर्सन 1987 में फ़र्स्ट टाइम हाइड्रोफ्लिक्स और स्फिंक्टर के ज़रिए मुझे जो है ना, वो क्या होता है? वो ये होता है कि इम्पोटेंसी जो होती है, क्योंकि पैराप्लीजिक में इम्पोटेंसी आ जाती है। अच्छा। और उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना उसका ऑपरेशन होता है जो उन्होंने किया। एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। और ये ऑनलाइन दिखाया गया पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, मेडिकल रिसर्च सेंटर्स में दिखाया गया और सब लोगों ने देखा। और इतना वो एक किस्म का जो डॉक्टर्स था, जो वहाँ पे लोकल्स डॉक्टर था, जिसे आप कह सकते हैं कि जो मुझे हैंडल कर रहा था, वो मुझे कहता है कि ये अंग्रेज़ लोग जो है ना ये तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, तुम पे तजर्बा करेंगे तुम मर जाओगे। मैंने कहा मुझे मरने दो, कोई बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो बड़ा अच्छा सक्सेस हुआ। अमेरिका से डॉक्टर थे, जर्मन का था, कनाडा के थे, तो सब ने एक टीम थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी विल देखी तो दे वर एग्री टू डू सो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। अच्छा, आप सुन रहे हैं कितनी दफ़ा अमजद भाई के मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकला है। कि बहुत और ये ज़रूरी सुबह भी है। मैं आपसे जी, बात जी, कर रही थी व्यूअर्स जी, के जी। मुश्किल वक्त में जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है उस पे फिर इतनी बरकत उसकी लाइफ में आती है, इतनी पॉजिटिविटी Exactly, आती है। बिल्कुल आप सही अच्छे कह रहे वक्त, जब अच्छा वक्त आता है तो हम पूरा क्रेडिट ले लेते हैं, जी, बुरा जी। वक्त आता है तो हम कहते हैं अल्लाह मियां ने नहीं जी, अल्लाह ताला ने देखें जिस हाल में भी रखा है, जैसे रखा है, मैं तो अब भी शुक्र अदा करता हूँ। दुनिया बेशक जलती रहे, कुछ करती रहे, अल्लाह ताला ने मुझे जितनी तरक्की दी है। अब देखें कि जब मैं बैंक में था तो बैंक में मैंने जॉब मेरा ख़त्म हो गया सोशलाइजेशन की वजह से। तो उसके बाद जो है ना मैंने अपना जॉब शुरू किया, अपना काम शुरू किया, कारोबार। आप यकीन करें कि मैं पहले टॉवल बेचता था। मैंने जहाँ से शुरू किया तो टॉवल्स जो है ना उनके कार्टन में यहाँ पे रखता था, रस्सी से बांधता था, जैसे आपने कभी देखे होंगे लोग। तो मैं बेचता था। पहले मैंने टॉवल बेचे, टॉवल बेचने से फिर मैंने इंपोर्ट शुरू की। इंपोर्ट शुरू करने के बाद जो है ना मैंने फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन से फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। और अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है जिसकी मैं सोच भी सकता था। लेकिन अमजद भाई यहाँ पे एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट बनता है, मैं किसी को डिसार्ट नहीं करना चाहती, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकेले कमरे में बैठ के ज़ारो कतार रोए या गुस्सा चढ़ा या रोना आया? ये हम ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेंगे, क्योंकि लोग ये कह रहे होंगे कि शायद आप एक नेचुरली पॉजिटिव इंसान हैं और शायद आपको इस चीज़ ने इतनी बुरी तरह नहीं असरअंदाज किया। अब इंसान अपने आप को ये सवाल पूछने का रीज़न ये है कि अगर आप फुल और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं लेकिन इंसान के गोडे में दर्द होती है तो रोने निकल जाते हैं। जी, तो जी। इन्होंने कैसे फेस किया और क्या इनके ऊपर भी ऐसा वीक मोमेंट आता था? ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बातचीत इतनी इंट्रीगिंग और इंगेजिंग हो रही है कि किचन में एकदम नज़र डालते हुए ज़रा ऑड लग रहा है। और बिलाल भाई भी इतने गौर से सुन रहे थे कि एकदम से उनको भी ख्याल है कि वो हमने तो डिशेस निकालनी भी थी। हमारी डिशेस रेडी है बिलाल भाई? जी रेडी है, देखें। ये बल्कि अच्छा है कि आप ऑनर ही निकाल रहे हैं, बिकॉज ये नज़र आ रहा है कि खड़े खड़े चावल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जितना पानी उतने ही, जितने चावल उतने ही कप पानी उतने आपने ही कप डालना है। पानी। और आपके राइस बहुत अच्छे बन जाएंगे। एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाना है तो आधा कप पानी ज़्यादा डाल। ज़्यादा डाल दे, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही। रेडी टू ईट बस। और वो ये देखें ना सब। बटेर भी बिल्कुल इंटैक्ट है। जी हाँ, बटेर इसलिए कि बटेर क्योंकि सॉफ्ट होता है बिल्कुल ना, तो इसको हम अगर पहले से डाल देंगे तो ये बिल्कुल ये टूट जाएंगे इसके बीच में। और दूसरी बात, बार बार चम्मच नहीं हिलाना। नहीं ना, बिल्कुल दम पे रख दिया तो कहानी खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप भी प्रॉपर शेफ हैं। आपसे ही सीखा है बिलाल भाई, और कभी गुरूर भी नहीं किया सीखने के बाद। थैंक यू सो मच। आप अमजद साहब के को कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं कहता हूँ ही इज़ अ ग्रेट एंड ग्रेट एग्जाम्पल फॉर पीपल हु के जो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं है। हम जैसे लोग, बहुत से लोग जो सही होने के बावजूद भी सक्सेस नहीं है, इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। और हम लोग नाशुक्रे हो जाते हम हैं। नाशुक्रे हो जाते हैं। दैट इज़, ये अल्लाह ताला ने एक एग्जाम्पल हम लोगों के लिए रखी होती है। और बात ये है, ये एक एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स बहुत होने से चाहिए। example होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि
यूनिक अमजद साहब का केस यूनिक इसलिए लगता है, स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि बहुत से लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। तो भाई ये ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी मैं ज़रूर आपको टच अपॉन करना चाहूँगी। बहुत से लोग ये देख के कह रहे होंगे इनको सपोर्ट बड़ी मिली होगी, इनको प्यार बहुत मिला होगा, इनके ऊपर बुरा वक्त जो नहीं होता, वो जो रोने वाला, जब आपको लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, डिप्रेशन कभी तो हुई होगी अमजद भाई। आप यकीन करें मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। अब बिलीव करें, हर जगह पे डिस्कस किया गया हूँ, हर जगह मेरी टांगें खींची गई हैं, हर जगह जो है ना, सिर्फ एक ही जो मेरे अंदर अपने अंदर थी विल थी कि एक शुरू में मुझे जो बताया गया था, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, कि जहाँ चाहवारा, सिर्फ ये चीज़ थी जिसने मुझे यहाँ पे पहुँचाया। मुझे अल्लाह ताला के सिवा किसी इंसान ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि डिस्करेज किया गया हर जगह पर, स्टार्टिंग फ्राम फैमिली अप टू द हायर अथॉरिटीज़। इवन जो बैंक में था, मैं जॉब दोबारा के लिए गया तो बैंक वालों ने मुझे जॉब नहीं दिया, लेकिन मैं उनके पीछे पड़ा रहा जब तक कि उन्होंने मुझे जॉब नहीं दिया। और उन्होंने इस कंडीशन पे दिया था कि आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको सैलरी 3 महीने नहीं मिलेगी, अगर आप लेट आएंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। और मैंने ये सब कुछ प्रूव किया। हालांकि अगर मैं जॉब ना करता, मैं पेंशन पे जाता, तो मुझे 7,200 रियाल पेंशन मिलती। वाह। लेकिन मैंने 5,200 पे जॉब किया है, यानी मैंने पेंशन जो मुझसे ज़्यादा थी उसको छोड़ दिया और मैंने जॉब किया सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ करना है। अगर आज मैं घर बैठ जाऊंगा तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा। और ये चीज़ जो है, यही चीज़ मैं कहता हूँ कि इंसान के अंदर जज्बा, वो कुछ करना चाहे तो वो कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने जो कुछ है, अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मदद करती है, जो इंसान अपनी खुद मदद करता है। आपने तो किया, आपकी दूसरों के लिए क्या ख्वाहिश है? मैं कहता हूँ कि सिर्फ हर उन लोगों के लिए नहीं जो डिफरेंटली एबल्ड है, हर इंसान के लिए आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं हर इंसान को कहता हूँ कि वो वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करें। मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों से, आई एम सॉरी टू से, नफ़रत करता हूँ। नफ़रत का लफ्ज़ इसलिए यूज़ करता हूँ जो घर में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं। मेरे पास कोई आता है मांगने के लिए कि मैं ये हूँ, तो मैं कहता हूँ यार चलो मेरी फैक्ट्री में जाके काम करो। अल्लाह का शुक्र है, सऊदी अरेबिया में मेरी 2 फैक्ट्री हैं, यहाँ पे मेरी फैक्ट्री है। तो मेरी ये होती है कि आपके पास जॉब नहीं है ना, माशाल्लाह आप ठीक ठाक हैं यार, तो चले मेरे साथ फैक्ट्री में काम करें, मैं आपको काम देता हूँ। तो मैं कहता हूँ काम करके खाना जो है ना वो चाहिए इंसान को। मांगना जो है ये बहुत बुरी बात है। मैं देखता हूँ लोग मांगते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। इंसान को चाहिए कि मेहनत करे, मेहनत करके वो कुछ हासिल कर सकता है और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकता है इस माशरे में। और ये बात जो उन्होंने कही, अक्सर हम पे कभी खुद भी मुश्किल वक्त आया होता है, हम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो हमारा होता है कि कोई कुछ भी मांगे तो हम उसको दे दें। नहीं, गलत है देना ना, बहुत आसान है, ये गलत है। नौकरी देना, Exactly. किसी को खुद मुख्तार करना, जी, जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला का शुक्र है। देखें जी, मैं अमेरिका ने भी मुझे 1 in millions का अवार्ड दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में दे कंसिडर्ड मी ए हीरो, और बेपनाह मुझे जो है ना रिकॉग्नाइज किया ऑल ओवर द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली यूरोप में, अमेरिका में, ये वो, क्योंकि वो दे आर केयरिंग, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं स्पेशली हैंडीकैप के। यहाँ हमारे यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं, हमारे यहाँ तो डिस्करेज करते हैं। मुझे कहते हैं यार आप आए क्यों हो? अभी बताता हूँ, 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पे वो सारे का एग्जीबिशन था, मैं वहाँ पे गया हूँ, तो स्टेप से आप अंदर नहीं जा सकते, व्हील चेयर अंदर जा ही नहीं सकती है, कोई रैंप नहीं बना हुआ पूरे में। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी वक्त भी हैंडीकैप आ सकते हैं, तो क्यों नहीं आप उनके लिए रैंप बनाते? इसी तरह कितनी बार और यहाँ पे सरकारी जैसे आप देखें ना, पीटीबी में बनाया हुआ रैंप, और बड़े अरसे जी से बड़ा बना अच्छा हुआ है जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि देखें ना यहाँ पे रैंप बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव आपका है। तो लोगों को भी चाहिए, देखें इसमें जो है ना, किसी की पे नज़र मत रखें कि कोई आएगा और आपकी हेल्प करेगा। आपको खुद चाहिए कि आप जो है ना, कोई भी हैंडीकैप आपके नज़दीक है, आपके घर में है, आपका दोस्त है, आपको चाहिए उसको इनकरेज करें। और आप ट्रैवलिंग भी विदाउट अटेंडेंट करते हैं, ये भी प्लीज शेयर अल्हम्दुलिल्लाह करें। मैं हमेशा जो है फुल बग़ैर अटेंडेंट के ट्रैवल करता हूँ, और इसी की वजह से कि ये एयरलाइन है, मुझे एक एयरलाइन ऐसी है कि जिसने मुझे बिठाया नहीं है, मुझे कई बार ऑफ लोड किया, जस्ट बाकायदा कि आप जो है ना वो इंडिपेंडेंट हैं। मैंने कहा यार आप मुझे जो है ना डिपेंडेंट करना चाहते हैं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। इतनी मेहनत करके इतनी इंडिपेंडेंट। मेहनत करके जो है ना, अब मैंने इतनी मेहनत किया, मैंने किस लिए किया? कहते हैं जी ठीक है, जब तक आपके साथ अटेंडेंट नहीं होगा तो हम आपको जो है ना इसका नहीं अलाउ नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये मेरी कौमी एयरलाइन है। बात ये नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं करते, पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर मैं खुद कर सकता हूँ, ये वो वाली बात है कि अगर मैं खाना खुद खा सकती हूँ तो मैं क्यों किसी से अपने आप को खाना खिलवाऊं? एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी बात। मुझे कहते हैं जी आपके पास अटेंडेंट होगा तो आप सफ़र करेंगे, तो मैंने कहा जी आपका क्या काम है? आप जो यहाँ पे क्रू है, जो PIA का क्रू है, उसका क्या काम है?
जी एनीवे तो वो कहने लगा कि भाई जी ये जो है ना आप अटेंडेंट लाएंगे तो आप सफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। खैर बात यह है कि कुछ जगहों पे ऐसे भी इश्यूज आ जाते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो विदाउट अटेंडेंट नहीं अलाउ करते, इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में 99% लोग जो भी काम करते हैं वो विद अटेंडेंट ही करते हैं। सो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल यहाँ पे इश्यूज आ मैं जाते हैं। कहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि वो इनकरेज करें बच्चों को, उनको रिहेबिलिटेट करें कि वो सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाएं, वो अपनी बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें, अपने लिए बाइज्जत जो है ना वो अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें। हमें उन पे तरस नहीं खाना चाहिए, हमें उनको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो घर से निकलें। मैं खुद यकीन करे कहता हूँ अगर किसी के पास व्हील चेयर नहीं है और वो चाहता है कि मुझे व्हील चेयर मिले, मैं घर से निकले, आई एम रेडी टू गिव हिम। हम ये चाहते हैं किसी को अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है जो उसको इंडिपेंडेंट बना सकती है तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो अब मैं कर सकता हूँ या हम कर सकते हैं हम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर वेलफेयर का भी काफ़ी काम करते हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक आपको मिल के करना पड़ता है। मेरे दोस्त हैं जो करते हैं, मैं उनके साथ मिलके करता हूँ। हमारे यहाँ पे हैं, हम फ्री VIP ट्रीटमेंट देते हैं गरीब लोगों को जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और अमजद साहब आप एक बहुत ही पॉजिटिव एग्जांपल हैं, एक सक्सेस स्टोरी हैं, और अल्लाह करे कि आपको और कामयाबी मिले आपकी इस जर्नी में, और आपके दोनों बेटों की Thank you very किस्मत much, अच्छी जी, हो, आपकी पूरी फैमिली जो है वो एक सेहतमंद, अच्छी, पॉजिटिव लॉन्ग लाइफ गुजारे, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच बिलाल भाई। मेरा एक मैसेज है सिर्फ उन माँ बाप के लिए कि प्लीज़ जो आपके घर में अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके साथ मोहब्बत प्यार करें और कोशिश करें कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो उसकी रिहेबिलिटेशन करवाएं। इंस्टेड ऑफ कि आप उसको जो है ना बोझ समझते हैं या डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं, प्लीज़ जो है ना मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो बाइज्जत शहरी बन सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐड करूँ कि 15% हैंडीकैप हैं इस वक्त पूरी वर्ल्ड में, इवन पाकिस्तान में भी। अच्छा, दुनिया की आबादी 7 अरब है जिनमें 1 अरब जो है हैंडीकैप हैं डिफरेंट किस्म के। एक्चुअली हमने स्टैट्स कुछ शेयर किए थे अर्लियर, 10% ऑफ द पॉपुलेशन नहीं, ऑफ द वर्ल्ड। 10% पहले थी, पहले अभी थी, जो अच्छा। इंटरनेशनल है नो इट इज़ 15%। लो जी, तो एग्जैक्टली ये जो है ना ये लेटेस्ट फिगर है अभी, तो वेल देयर यू गो व्यूअर्स, जिसमें सब कुछ आते हैं, ब्लाइंड भी आते हैं, जो इनको हेयर प्रॉब्लम है, ये सब आते हैं जिसमें। So तो वो बात- 15% है, 10 से 15 हो गई है। सही। सो व्यूअर्स, जब इस किस्म के ड्रास्टिक स्टेटिस्टिक्स आपके सामने हों, जब 15% ऑफ द पॉपुलेशन डिफरेंटली एबल्ड है, तो फिर सोचने की बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ आसान करने के लिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और यही वाली बात डिस्क्रिमिनेशन करना, बहुत से माँ बाप जिनके घरों में डिफरेंटली एबल्ड एक बच्चा होता है, उस बच्चे की किसी से मुलाकात ही नहीं कराई जाती, उसको कमरे में बंद रखा जाता है क्योंकि लोग शर्मिंदा होते हैं और एम्बेरस होते हैं। शर्मिंदा और एम्बेरस उसको होना चाहिए जिसको ये महसूस होता है कि उसको अपनी औलाद को छुपाने की ज़रूरत है। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, चाहे वो जिस सिचुएशन और जिस स्टेट में भी आपको मिले। वो आपके लिए एक टेस्ट है कि आप अपने आप को कैसे पास करते हैं अल्लाह ताला की नज़रों में। एंड में तो हम सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, चीज़ कोई नहीं लेके जानी, अपने अमाल और दुआएं लेके जानी है। सो बहुत सी दुआएं अमजद साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए। व्यूअर्स, आपने अपना ख्याल रखना है, अपने से ज़्यादा दूसरों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।